दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मैं अभी अपनी मॉम के फोन से वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। इसी वजह से मैं रेगुलर और बेटर क्वालिटी के मनवा बाय मांगा एक्सप्लेन वीडियोस नहीं बना पाता। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितनी जल्दी चैनल ग्रो होगा उतनी जल्दी मैं नया फोन ले पाऊंगा और आपके लिए और भी अच्छे मनवा एक्सप्लेन वीडियोस ला पाऊंगा। आपका एक शेयर मेरी बहुत मदद करेगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। असल में शॉन वो सिर्फ स्टोरी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कंट्रोल करना चाहता था और ये इंश्योर करना चाहता था कि प्रोटैगनिस्ट दूसरी बार ना मर जाए। लेकिन हयांग कुछ और ही सोच रही थी। उसके गाल लाल हो रहे थे। आखिर कोई लड़का उसकी प्रोटेक्शन के लिए इतनी भाग दौड़ करे तो दिल का धड़कना तो बनता है। शॉन वो ने तुरंत उसकी सोच की डायरेक्शन समझ ली और सिचुएशन को जल्दी से संभालने का फैसला किया। उसने हयांग का हाथ पकड़ा और उसकी चिंता को डिसमिस कर दिया। उसने कहा कि मिड टर्म्स के दौरान वह सिर्फ उसकी पोटेंशियल पर भरोसा करता था और मेन अटैक के समय तो वो बस सबसे बड़े एक्सप्लोजन की तरफ भागा था। बस इतनी सी बात थी। हमारा हीरो किसी भी रोमांस रूट को शुरू नहीं होने देना चाहता था। उसके सामने अभी बहुत बड़े गोल्स थे। बेचारी आइस गर्ल थोड़ी डिसअपॉइंटेड जरूर हुई, लेकिन उसने सिचुएशन को काफी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। फिर शॉन वू ने मजाक में पूछा, तुम्हें क्या लगा था? ये सुनते ही हयांग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वे घबराकर बोली, ना नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप गलत मत समझिए। इस तरह ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर संभल गया और दोनों फिर से नॉर्मल हो गए। शॉन वू के हिसाब से ये एक बड़ी जीत थी। सच कहें तो हयांग काफी क्यूट थी, सीधी सादी, इनोसेंट और मेहनती। लेकिन शॉन वू के हिसाब से हर इंसान की अपनी जगह होती है। हयांग की जगह फ्यूचर हीरोज के साथ फ्रंट लाइंस में थी और उसकी खुद की जगह बैकग्राउंड में प्लानिंग करना, सपोर्ट देना और हीरोज को सक्सेस की तरफ धकेलना। कम से कम अभी तो वह यही मानता था। हयांग ने थोड़ा उदास होकर फिर कहा, तो फिर आप गलत आइडिया मत लीजिए। और उसने एक एनवेलप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये पूरा प्राइज मनी था, 7.5 मिलियन वॉन। वह इंसिस्ट कर रही थी कि शॉन वू सारा पैसा रख ले। उसने कहा, ये ट्यूशन फी है, हम आगे भी साथ ट्रेनिंग करेंगे ना, आखिर आप मेरे टीचर हैं। शॉन वू कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में मोटिवेशन की चमक आ गई। वह सच में हयांग को प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहता था। हयांग भी मुस्कुराई और बोली कि वह जितनी ट्रेनिंग करनी पड़े करेगी। सच में बच्चों को पैसों की वैल्यू नहीं होती, लेकिन शॉन वू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो इन फंड्स का पूरा फायदा उठाने वाला था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि पब्लिक में रिवॉर्ड मिला था और प्राइवेट में भी उसके हाथ पैसा लग रहा था। उसके पास अगले दिन से शुरू होने वाले ट्रेनिंग प्लान्स की पूरी लिस्ट थी। तभी उसकी नजर फोन पर पड़ी और वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। फोन में कुछ देखकर वो सच में हैरान रह गया। किसी अजीब वजह से सब लोग उस पर पैसा बरसाने लगे थे। वह लिटरली सक्सेस से सफर कर रहा था। हर तरफ से पैसे आ रहे थे। सबसे शॉकिंग बात, हीरो ने भी उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। बच्चे सच में पैसों की कदर नहीं करते। मिड टर्म्स के बाद शॉन वो आखिरकार टीचर ली हांग की कंडीशन पूरी कर चुका था। अब उसकी रैंकिंग बढ़कर 72nd प्लेस तक पहुंच गई थी और वह इस बात पर बेशर्मी से प्राउड भी था। अब वह ऑफिशियली टैलेंट ट्रैक स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकता था, वह जगह जहां रिग्रेशन से पहले उसने कभी कदम तक नहीं रखा था। और सबसे खास बात, एकेडमी के सारे टॉप टैलेंट्स और फ्यूचर बिग शॉट्स वही क्लास अटेंड करते थे। ये जगह देखकर ही डर लग रहा था। यहाँ एकेडमी के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स बैठे थे। थर्ड ईयर रैंक 1 किम चांग इन, थर्ड ईयर रैंक 4 पार्क मिनी, फर्स्ट ईयर रैंक 1 चॉइस सियो युन, फर्स्ट ईयर रैंक 2 जांग मिन की और नेचुरली सेकंड ईयर रैंक 1 और रैंक 2 भी मौजूद थे। जैसे ही शॉन वो अंदर आया, सियोजन ने खुशी से हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला लिया, जैसे दोनों बचपन के दोस्त हों। यारा भी वही थी, हमेशा की तरह ठंडी और एक्सप्रेशनलेस, लेकिन अब किसी को उसके बिहेवियर पर ज्यादा हैरानी नहीं होती थी। शॉन वू के लिए ये स्पेशल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब उसके लिए फ्यूचर के मेजर इवेंट्स में इंटरफियर करना और मेन कैरेक्टर्स को जिंदा रखना और भी आसान हो जाएगा। तभी वही ब्लॉन्ड बुली फिर से आ गया। बंदा सच में इरिटेशन का वॉकिंग पैकेज था। उसने तंज कसते हुए कहा, लगता है कोई चूहा गलती से यहाँ घुस आया है। उसके हिसाब से शॉन वू सिर्फ इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि उसने पहले से आधे मरे हुए एनिमी को लास्ट हिट दिया था। ब्लॉन्ड इडियट अब भी मानता था कि शॉन वू को इस क्लास में बैठने का कोई हक नहीं है। शॉन वू ने ठंडी सांस ली। टीचर ली हांग की कंडीशन वो पहले ही पूरी कर चुका था और वो कहाँ पढ़ेगा, यह किसी बुली का मैटर नहीं था। लेकिन ब्लॉन्ड फिर भी नहीं माना। उसने कहा कि शॉन वू को खुद ही शर्म करके क्लास छोड़ देनी चाहिए। शॉन वू ने सीधा जवाब दिया, मेरा सक्सेस से भागने का कोई इरादा नहीं है। यह सुनकर ब्लॉन्ड और भाग गया। उसने धमकी दी कि अगर शॉन वू नहीं निकला तो वो खुद उसे बाहर घसीट देगा। लेकिन उसके रास्ते में एक प्रॉब्लम थी। सियोजान हीरो सीधे शॉन वू के सामने आ गया। वो किसी को भी शॉन वू को परेशान नहीं करने वाला था। प्रोटैगनिस्ट के बेस्ट फ्रेंड ने भी चिल्लाकर कहा, बस कर अपनी बकवास। ब्लॉन्ड ने गुस्से में कहा कि क्लास की एवरेज रैंकिंग गिर गई है क्योंकि शॉन वू ज्वाइन कर चुका है। लेकिन सियोजन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधा फैक्ट बता दिया, शॉन वू का मिड टर्म क्लियर टाइम था 22.43 सेकंड्स। और तब सबको सरप्राइज करते हुए यारा ने भी मुंह खोला। यूजुअली वह किसी की साइड नहीं लेती थी, लेकिन इस बार उसने सीधे ब्लॉन्ड को टारगेट कर दिया। उसने कहा, सेमेस्टर के शुरुआती टेस्ट को इग्नोर कर दो, तो शॉन वू तुमसे काफी आगे है, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। अगर कोई क्लास का लेवल गिरा रहा है तो वह तुम हो। ये सुनते ही ब्लॉन्ड सचमुच जल गया। उसकी ईगो को जबरदस्त डैमेज हुआ। वो दिखावा करने लगा कि उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने ताना मारा, मुझे पता ही नहीं था कि यारा को इस लूजर की इतनी फिक्र है। लेकिन उसका गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो फिर शॉन
वू की तरफ बढ़ा और चिल्लाया कि उसकी शक्ल देखकर ही उसका खून खौलता है। उसने हाथ उठा लिया। शॉन वू ने आराम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वह डीमन से लड़ चुका था। एक गुस्सैल टीनेजर उसके लिए क्या ही था। ब्लॉन्ड शॉक में रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि शॉन वू की ग्रिप इतनी पावरफुल हो सकती है। फिर शॉन वू ने उसी से कहा, थोड़ा ठंडा हो जा, जबकि लड़ाई शुरू करने वाला खुद ब्लॉन्ड था। तभी अचानक धड़ाम, किसी ने ब्लॉन्ड के सिर पर जोरदार वार कर दिया। अटैक इतना जबरदस्त था कि शायद उसने अपनी जुबान तक काट ली और उसके बाद उसे सीधे सीढ़ियों से नीचे लात मारकर गिरा दिया गया। ब्लॉन्ड लड़खड़ाता हुआ पूरी स्टेयर्स से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। सब लोग शॉक में जम गए। पूरा रूम शांत हो गया। सबकी नजर एक ही इंसान पर टिक गई, वही असली कल्प्रिट। और कल्प्रिट ने बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, किम शॉन वू, तुम ठीक हो? शॉन वू हंस पड़ा और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया कि वो बीच में आ गया। बिल्कुल ओरिजिनल नॉवेल की तरह। यह आदमी अब भी वैसा ही था। यह था स्पेशल टास्क फोर्स का जूनियर एजेंट। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने शॉन वू के मिड टर्म एग्जाम्स बड़े ध्यान से देखे थे और उसे लड़के का टैलेंट काफी इंप्रेसिव लगा। इस बार स्पेशल टास्क फोर्स उस स्कूल में उस स्पेशल क्लास एक्टिविटी के लिए आई थी जो ओरिजिनल स्टोरी में भी हुई थी। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले एक जरूरी काम था, पार्क एनविन नाम के उस बेवकूफ बुली को होश में लाना। आखिर इतनी बकवास करने के बाद पिटना तो बनता ही था। एजेंट ने सिर खुजलाते हुए कहा कि शायद उसने शुरुआत में थोड़ा ज्यादा जोर से मार दिया था। बच्चे वाकई काफी नाजुक होते हैं। जुंग ह्यांसो को भी शॉक लगा था जब उसे स्कूल असाइनमेंट दिया गया था। मैजिक एकेडमी पर मेंस का कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ था और पूरे इंसिडेंट में बहुत सारी सस्पिशियस बातें थी। नॉर्मली मेंस अकेले ऑपरेट करते हैं जब तक उनका किंग ऑर्डर न दे, लेकिन इस बार बहुत सारे मेंस इकट्ठा होकर एकेडमी पर हमला करने आ गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके लिए स्कूल में घुसना बहुत आसान रहा। यह देखकर लग रहा था कि किसी ने उनकी मदद की थी। ह्यांसो का मानना था कि स्कूल के अंदर कोई इनसाइडर जरूर है। इसी वजह से एसोसिएशन के बॉस ने उसे एकेडमी भेजा था। उसका मिशन था मेंस क्या ढूंढ रहे थे ये पता लगाना, इनसाइडर को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर अटैक्स को रोकना। एजेंट ने सभी स्टूडेंट्स को ग्रीट किया और कहा, मेरा नाम जुंग ह्यांसो है, मैं स्पेशल टास्क फोर्स से हूँ और कुछ समय तक तुम्हारी स्पेशल क्लास के साथ काम करूंगा। एक स्टूडेंट ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम मेन सब्जुगेशन या काउंटर टेरर मिशन पर जाएंगे? ह्यांसो हंस पड़ा, वह सब होगा, लेकिन अभी नहीं। तुम लोग अभी भी स्टूडेंट्स हो, मैं तुम्हें सीधे बैटलफील्ड में नहीं फेंकने वाला। उसने बताया कि उसकी सुपरविजन में सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर अपीयरेंस जोन्स का सर्वे करेंगे। ये रिलेटिवली सेफ एक्टिविटी थी। फिर भी डेंजर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अगर किसी को कोई सस्पिशियस चीज दिखाई दे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। सच तो यह था कि उन्हें किसी डेंजरस एरिया में ले जाने का प्लान ही नहीं था। डेस्टिनेशन एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड था जो सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स के लिए रिजर्व था। वहां एक डंजन था, लेकिन टास्क फोर्स उस एरिया को पहले ही कंप्लीटली क्लियर कर चुकी थी। ह्यांसो को पूरा भरोसा था कि सब कुछ कंट्रोल में है और यही सोच अक्सर डिजास्टर की शुरुआत होती है। उसका मानना था कि सर्वेलेंस सिस्टम्स और मैजिक सर्कल्स की वजह से कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी तुरंत पकड़ ली जाएगी। स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स को एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा फ्रीडम मिलती थी, इसलिए अगर इंसाइडर स्कूल के अंदर था तो चांसेस थे कि वह इसी क्लास में मौजूद हो। शॉन वू को यह सब समझने में देर नहीं लगी। वो ये प्लॉट लाइन अपनी प्रीवियस लाइफ में पहले ही देख चुका था। वो आसानी से समझ गया कि एजेंट किस डायरेक्शन में सोच रहा है और सच ये भी था कि स्कूल के अंदर वाकई एक इंसाइडर मौजूद था। बस वो आदमी इतना स्मार्ट था कि अभी कुछ समय तक चुप रहने वाला। लेकिन शॉन वू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ और थी। उसे ली सियोजान को हिडन डंजन स्टेज से मिलने वाला एस रैंक आइटम दिलवाना था। साथ ही उसे चॉय सियो युन की भी मदद करनी थी, क्योंकि ये स्पेशल क्लास एक्टिविटी उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी और इस मिशन में सियोजान उसका पार्टनर बनने वाला था। सारी इंट्रोडक्शंस खत्म होने के बाद टीचर ने अपनी केन जोर से जमीन पर मारी। टीम्स दो दो लोगों की होंगी। हर टीम अपने असाइंड ऑपरेशन एरिया में मूव करेगी और इसी के साथ स्पेशल क्लास मिशन ऑफिशियल शुरू हो गया। इस बार शॉन वू को पूरा यकीन था कि सब कुछ ओरिजिनल नॉवेल के मुताबिक ही होगा। आखिर वह बस एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट था, कोई खास कैरेक्टर नहीं। इसलिए टीम ड्रॉ जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट में उसकी वजह से कोई बदलाव आने का सवाल ही नहीं था। लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत जल्दी टूट गईं। अगले ही पल वो जंगल के बीच खड़ा था और डिसबिलीफ के साथ अपने टीम पार्टनर को देख रहा था, चॉय सियो युन। लगता है ऐसे बदलाव भी संभव थे। वह टीम 14 में नहीं था और न ही उसके साथ ओरिजिनल पार्टनर थी। सियो युन भी इस पेयरिंग से ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, लेकिन शॉन वू के एक्सप्रेशन ने उसे और इरिटेट कर दिया। लड़का ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसके साथ टीम बन जाना कोई बड़ी ट्रेजेडी हो, जैसे दोनों को कोई डेडली डिजीज डायग्नोस हो गई हो। ये काफी इंसल्टिंग था। आखिर स्कूल के आधे लड़के तो सिर्फ उससे कॉन्वर्सेशन के लिए तरसते थे और यहाँ ये सीनियर साफ तौर पर डिसअपॉइंटेड लग रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स तो शॉन वू से जेलस भी हो रहे थे। उनके हिसाब से उसे एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ पेयर होने का जैकपॉट मिल गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ दो लोग उसकी ब्यूटी से बिल्कुल प्रभावित नहीं लगते थे, ली सियोजान और किम शॉन वू। सियोयुन समझ सकती थी कि सेकंड ईयर रैंक एक जैसे मॉन्स्टर को इंप्रेस करना मुश्किल है, लेकिन शॉन वू स्कूल का फॉर्मर डेड लास्ट क्लाउन, उसे क्या प्रॉब्लम थी? ये बात उसे सच में इरिटेट कर रही थी। शायद सिचुएशन बदलने वाली नहीं थी, इसलिए दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उधर सियोजान का बेस्ट फ्रेंड अलग ही रोना रो रहा था। वह कंप्लेन कर रहा था कि उसे क्यूट जूनियर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। सियोजान हंस पड़ा, क्या इतनी सी बात के लिए रो रहा है? यारा को भी ये सब काफी पैथेटिक लगा, जैसे किस्मत को मजाक करना पसंद हो। सेकंड ईयर रैंक 1 और रैंक 2 फिर से एक ही टीम में डाल दिए गए। बेस्ट फ्रेंड और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तेरे लिए बोलना आसान है, क्यूट जूनियर तो तुझमें इंटरेस्टेड है। वह जाहिर तौर पे
चॉय सियो यून की बात कर रहा था, अकेडमी की परफेक्ट प्रिंसेस, 5 ग्रेट मैजिक हाउसेज में से एक की इकलौती बेटी, ब्यूटी, टैलेंट, स्टेटस सब कुछ था उसके पास और पूरी अकेडमी ये बात जानती थी। सियोजन बस हंस दिया। उसने पॉइंट आउट किया कि यारा भी तो एक मैजिक नोबल फैमिली से है, लेकिन यारा को इस बेवकूफ डिस्कशन में घसीटा जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सियो यून और यारा को कंपेयर मत कर। सियो यून एक फेरी जैसी स्वीट लड़की है, यारा तो पूरा शैतान है। यारा का एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया। असल में लड़का इतना फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था क्योंकि उसका पार्टनर कोई क्यूट गर्ल नहीं बल्कि एक मस्कुलर मॉन्स्टर निकला था। सेकेंड ईयर रैंक 3 शिन योंग जून और उनके साथ फर्स्ट ईयर रैंक 2 जांग मिनकी भी था। उसकी किस्मत वाकई खराब निकली थी। उधर अकेडमी का सबसे लकी लड़का शॉन वू जंगल के रास्ते पर चल रहा था। उसके पीछे चॉय सियो यून आ रही थी। जूनियर भी सिचुएशन को वर्केबल बनाने की कोशिश कर रही थी। अगर दोनों ही पेरेंट्स से खुश नहीं थे तो कम से कम ऑकवर्डनेस कम हो जाती, लेकिन शॉन वू उसके लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था। स्कूल का डेड लास्ट स्टूडेंट जो अचानक ली सियोजन का दोस्त बन गया, फिर स्पेशल क्लास में भी आ गया और अब हर इंपॉर्टेंट इवेंट के आसपास दिखाई देता था। सियो यून उसे जितना ज्यादा देखती थी उतना ही ज्यादा सस्पिशियस लगने लगता था। उसके एक्शंस बिल्कुल किसी नॉर्मल स्टूडेंट जैसे नहीं थे और चॉय सियो यून ने फैसला कर लिया था उसे स्ट्रेंज सीनियर पर नजर रखनी पड़ी। जैसे ही शॉन वू जंगल के रास्ते पर चल रहा था उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि कैरेक्टर चॉय सियो यून इज क्यूरियस अबाउट यू और इसके लिए उसे 500 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। उसने मन ही मन ठंडी सांस भरी। पीछे चल रही चॉय सियो यून जिस तरह उसे घूर रही थी, लग रहा था जैसे उसकी क्यूरियोसिटी सच में उसकी पीठ में छेद कर देगी। अचानक शॉन वू ने सामने की तरफ इशारा किया और कहा, लगता है उधर कुछ है, चेक करने चलोगी? सियो यून ने तुरंत प्यारी सी स्माइल दे दी। बिल्कुल सीनियर। लेकिन अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था कि वह शॉन वू के किसी भी अजीब प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी। जो भी शॉन वू करना चाहता था वो उसे इतनी आसानी से नहीं करने देने वाली थी। बाहर से वो पूरी तरह कोऑपरेटिव दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसकी हर मूव को एनालाइज कर रही थी। सियो यून मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती रही। उसका क्यूट मोड मैक्सिमम लेवल पर था। मीठी स्माइल, नरम आवाज और मासूम एक्सप्रेशंस। लेकिन शॉन वू को देखकर लग रहा था जैसे वह किसी डेंजरस फिल्म को देख रहा हो। उसके हिसाब से इतना प्यारा चेहरा सिर्फ किसी बड़ी साजिश का कवर हो सकता था। सच कहें तो उसे लग रहा था कि लड़की कुछ न कुछ जरूर प्लान कर रही है। ओरिजिनल नॉवेल में भी इसी टाइम पीरियड में चॉय सियो यून ली सियोजान को रिक्रूट करने को लेकर ऑब्सेस्ड थी। वह हर मौके पर उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। रीजन सीधा था, ली सियोजान के साथ रहने से उसकी खुद की वैल्यू और इन्फ्लुएंस बढ़ता। शॉन वू ने कैजुअली एक डायरेक्शन की तरफ इशारा किया, पहले उधर चलते हैं। उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। अगर वह इस सिचुएशन को सही तरह हैंडल कर ले तो सियोजान को भी यहाँ खींच सकता था और इवेंट्स को ओरिजिनल प्लॉट के और करीब ला सकता था। उधर सियो यून भी अपना काम कर रही थी। वह शॉन वू को लगातार ऑब्जर्व कर रही थी। जितना ज्यादा वो उसे देखती उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होती जा रही थी। सेमेस्टर की शुरुआत में यही लड़का सबके सामने एम्बैरेस हुआ था, पूरे स्कूल का जोक बन गया था और अब वह स्पेशल क्लास में खड़ा था अकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स के साथ। ये लगभग इम्पॉसिबल अचीवमेंट थी। सियो यून ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर आप तो काफी अमेजिंग निकले, जैसे किसी क्लाउन डॉग ने अचानक ट्री क्लाइंब करना सीख लिया हो। शॉन वू का चेहरा हल्का सा ट्विच कर गया। ये कॉम्प्लीमेंट कम और इंसल्ट ज्यादा लग रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, लेकिन लगता था कि एंट्रेंस एग्जाम वाला डिजास्टर पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। सियो यून ने फिर कंसर्न वाली एक्टिंग करते हुए कहा, वैसे स्पेशल क्लास में फोर्सफुली घुसना कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। ऊपर से वह बिल्कुल केयरिंग और वरीड लग रही थी, लेकिन शॉन वू उसका असली नेचर जानता था। ये कंसर्न नहीं था, ये मैनिपुलेशन थी। अगर शॉन वू ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता तो नेचुरली उसके एनिमीज भी बढ़ते और चॉय सियो यून बिल्कुल वही पॉइंट धीरे धीरे उसके दिमाग में डाल रही थी। शॉन वू को इस सब की आदत थी। वो पहले भी ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर चुका था और सबसे बड़ा इशू तो उसके सामने चल ही रहा था। चॉय सियो यून एक एंजल जैसा चेहरा, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग कहानी। लोग कहते थे कि चॉय सियो यून को जिंदगी में सब कुछ मिला है, पावरफुल फैमिली, ब्यूटी, टैलेंट, स्टेटस, सब कुछ, लेकिन लोग उसके पीछे छिपी रियलिटी नहीं देख पाते थे। उस परफेक्शन के पीछे सालों की मेहनत थी, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी, प्रेशर था, हर दिन खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश थी। वह दूसरों से भी ज्यादा मेहनत करती थी, हर समय अपने फैमिली नेम के लायक बनने की कोशिश करती रहती थी और इसी वजह से वह हर इंसान के साथ केयरफुली बिहेव करती थी। सबके सामने काइंड और परफेक्ट इमेज रखती थी, लेकिन असल में वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने करीब रखती थी जो उसकी वैल्यू बढ़ा सकते थे। और अब उसकी नजर किम शॉन वू पर टिक चुकी थी, क्योंकि चाहे वो माने या न माने, ये मिस्टीरियस सीनियर उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल रहा था। चॉय सियो यून की पूरी पर्सनालिटी असल में एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। वो कभी किसी के सामने अपना असली रूप नहीं दिखाती थी। अपर क्लास मैजिक नोवेलिटी के बीच सर्वाइव करने के लिए उसने बचपन से ही एक परफेक्ट फेक पर्सनालिटी बनाना सीख लिया था। जब उसने एनिमीज वाली बात छेड़ी, शॉन वू ने जैसे कुछ समझा ही नहीं हो वैसे रिएक्ट किया। वो सीधा डम बन गया। ये देखकर सियो यून को थोड़ा गुस्सा भी आया और हंसी भी। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, सीनियर आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आज जो कुछ हुआ उसके बाद भी आखिर पाक इनमिन ही अकेला नहीं था जो शॉन वू को स्पेशल क्लास में नहीं देखना चाहता था। बस बाकी लोगों ने खुलकर नहीं बोला था। शॉन वू ये बात अच्छी तरह जानता था। उसने जेलसी भरी नजरें देखी थी, जजमेंट भी फील किया था, लेकिन उसे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो यहाँ उन लोगों के लिए आया ही नहीं था। उसका एक बड़ा गोल था, एक ऐसा गोल जो उसे हर हाल में अचीव करना था और वही उसकी प्रायोरिटी थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी स्माइल आ गई। सियो यून सच में हिल गई। उसने एक्सपेक्ट किया था
कि शॉन वू इनसिक्योर था या फिर उसकी बातों में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसका गेम ही नहीं खेल रहा था। और सबसे अजीब बात, उसके पास सच में एक लाइफ गोल था, एक सपना था, एक डायरेक्शन थी। ये चीज सियो यून के लिए बहुत अनफेमिलियर थी। उसकी अपनी जिंदगी में कभी कोई पर्सनल ड्रीम था ही नहीं। उसका फ्यूचर उसके पेरेंट्स ने पहले ही डिसाइड कर दिया था, कौन सी राह पर चलना है, क्या बनना है, किस तरह जीना है, सब कुछ। और ऊपर से वही लोग कहते थे, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, बस ओबीडियंट रहो। सियो यून ने कभी खुद के लिए सपना देखना भी नहीं सीखा था, इसलिए अब वो इस फॉर्मर क्लाउन से थोड़ी जेलस हो रही थी। उसके पास वो चीज थी जो उसके पास नहीं थी, फ्रीडम। उसने स्मर्क करते हुए कहा, अब समझ आया टीचर्स आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। फिर उसने पूछा, लेकिन स्पेशल क्लास में आकर आप अचीव क्या करना चाहते हैं। शॉन वू के दिमाग में तुरंत जवाब आया, तुम सब ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स पर नजर रखनी है और तुम्हें मरने नहीं देना। लेकिन ऑब्वियसली वो ये नहीं बोल सकता था। वो कोई बिलीवेबल एक्सक्यूज ढूंढने ही वाला था कि उसकी सेंसेस अचानक एक्टिवेट हो गई। कहीं पास से एक गर्म और लाल एनर्जी महसूस हुई, किलिंग इंटेंट सीधा उनकी तरफ आ रहा था। शॉन वू ने बिना सोचे समझे सियो यून का हाथ पकड़ लिया और तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। साथ ही माना ब्लास्ट से सामने आने वाले अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। बूम, एक वेपन जमीन में घुस गया, बिल्कुल उस जगह जहां दोनों कुछ सेकंड पहले खड़े थे। ये क्लियरली एक एम्बुश था, लेकिन सवाल ये था, यहाँ उन पर अटैक करेगा कौन। अगले ही पल जवाब सामने आ गया। पार्क इनविन, ब्लॉन्ड बुली। उसे देखते ही शॉन वू सब समझ गया। ये इडियट सच में उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था और बिना सोचे समझे अटैक भी कर दिया। अगर अटैक थोड़ा सा भी गलत लगता तो चॉय सियो यून भी इंजर्ड हो सकती थी, लेकिन पार्क इनविन को कोई परवाह नहीं थी। उसके आसपास फायर माना नाच रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो घूरते हुए बोला, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर अपनी जिंदगी की कदर है तो स्कूल में अपनी औकात में रहना सीख लो। शॉन वू ने बस ठंडी नजर से उसे देखा, फिर पूछा, और अगर मना कर दूं तो। ये सुनते ही पार्क इनविन और भड़क गया। उसके आसपास की फ्लेम्स और तेज जलने लगी। लग रहा था जैसे वो किसी भी सेकंड फट पड़ेगा और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था इस बार वो बिल्कुल भी शांत होने वाला नहीं था। गुस्से से चीखते हुए पार्क इनविन चिल्लाया, तो फिर मर जाओ। और उसने एक और बड़ा शोर मचाने वाला और एक्सप्लोसिव फायर अटैक सीधा शॉन वू की तरफ छोड़ दिया। ब्लॉन्ड इतना गुस्से में था कि उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि उसके अटैक से पास खड़ी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चॉय सियो यून भी हर्ट हो सकती है। शॉन वू और सियो यून दोनों तुरंत साइड में जंप कर गए। वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि वहीं खड़े रहते और अटैक खा लेते। जंगल के अंदर कहीं एक गुलाबी आंख उन सबको ऑब्जर्व कर रही थी। वही आंख यू ओरा को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख रही थी। योंग जून और मिन की टीम वर्क भी मॉनिटर कर रही थी। ये सारी ऑब्जर्वेशन एक रेड हेड वुमन कर रही थी जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। उसका नाम था बेक येजिन, काउंटर टेरर टास्क फोर्स की सपोर्ट मेज। उसे कैप्टन के ऑर्डर्स पर स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना था, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन स्टूडेंट्स के बीच सच में कोई मेन स्पाई हो सकता है। आखिर ये सब बच्चे ही तो थे। उसका पार्टनर पूछता है, ऑब्जर्वेशन कैसी चल रही है। बैक एजेंट ने थोड़ी थकी हुई आवाज में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस बच्चे ट्रेनिंग मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। अगर कोई मेन स्पाई था भी तो शायद तब मूव करेगा जब स्टूडेंट्स को फ्री रोम करने दिया जाएगा, इसलिए उन्हें लगातार नजर रखनी थी, चाहे कितना भी बोरिंग क्यों न लगे। जुंग ह्यानसू ने कहा, अगर कोई सस्पिशियस एक्ट करे या ट्रेनिंग एरिया छोड़े तो मुझे तुरंत बता देना। तभी बेक येजिन ने अचानक प्रोटेस्ट किया। उसने कहा, स्पाई हो या न हो, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा है। एक ग्रुप मॉन्स्टर से नहीं, एक दूसरे से लड़ रहा था और ऐसे लड़ रहा था जैसे जान लेने पर उतर आए हों। ह्यानसू ने देखा और तुरंत पहचान गया। ये वही ग्रुप था जिसमें पार्क इनविन और शॉन वू थे। सुबह क्लास में भी उसने इसी बुली को पीट दिया था। अब दोनों फिर से भिड़ गए थे। फाइट के दौरान शॉन वू ने नोटिस किया कि पार्क इनविन की अटैक स्पीड सच में इंप्रेसिव थी। चाहे उसका एटीट्यूड कितना भी बेकार हो, सेकेंड ईयर रैंक 5 कोई मजाक नहीं था। अगर शॉन वू ज्यादा देर तक इस फाइट में उलझा रहा तो उसकी ओरिजिनल प्लान खराब हो सकती थी। उसे चॉय सियो यून और ली सियो जिन की फ्यूचर स्टोरी लाइन को भी ट्रैक पर रखना था। तभी चॉय सियो यून ने बीच में बोलकर सिचुएशन तोड़ दी। उसने गुस्से में कहा, एक लूजर के साथ पेयर होना ही काफी बुरा था, अब उस लूजर की वजह से अटैक भी होना पड़े। अगर आप लोग भूखे कुत्तों की तरह लड़ना चाहते हैं तो ट्रेनिंग आवर्स में लड़िए। शॉन वू तुरंत बोला, चॉय सियो यून रुक जाओ, एरिया अभी भी डेंजरस है। ये पागल आदमी अभी भी यही है। लेकिन उसे क्या पता था कि एक और पागल इंसान भी वहीं खड़ा था और वो थी चॉय सियो यून खुद। सियो यून ने बिना डरे पार्क इनविन को डांट दिया, आपका ये बिहेवियर स्कूल के लिए शर्म की बात है। सीनियर पार्क, आपको इससे बेटर बिहेव करना चाहिए। सीनियर ली सियो जिन और सीनियर शॉन वू के प्रति जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसे कंट्रोल कीजिए, वरना एक दिन ये आपके और स्कूल दोनों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। शॉन वू सच में शॉक्ड हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चॉय सियो यून इतनी एग्रेसिवली बोल देगी, लेकिन पार्क इनविन ने एडवाइस सुनकर शांत होने के बजाय और ज्यादा गुस्सा कर लिया। जितने लोग शॉन वू का साइड ले रहे थे उतना ही उसका दिमाग गर्म होता जा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि पार्क इनविन स्कूल के बाहर खुलेआम पागल की तरह तबाही नहीं मचा रहा था। लेकिन अब उस बेवकूफ ने अपनी फायर पावर और बढ़ा दी और सीधा शॉन वू और चॉय सियो यून की तरफ ब्लास्ट छोड़ दिया। सिर्फ गुस्से की वजह से उसने एक निर्दोष जूनियर को भी अपनी पागल हरकतों में घसीट लिया। ये वाकई बहुत ही घटिया और पैथेटिक बिहेवियर था। उसने इतनी ज्यादा हीट रिलीज की कि एरिया में मॉनिटरिंग के लिए लगाई गई मैजिकल आइज तक जलकर खत्म हो गई। ये देखते ही मॉनिटरिंग कर रही एजेंट शॉक में आ गई। उसका मैजिक सर्कल डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब वह उस ग्रुप के स्टूडेंट्स को मॉनिटर नहीं कर सकती थी। जुंग ह्यानसू ने सिचुएशन देखते ही एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी सोर्ड उठाई और तुरंत निकल पड़ा। उसने स्कूल से वादा किया था कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचने देगा, इसलिए अब उन बच्चों की सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी थी। रेड हेड सपोर्ट मेज घबराकर
चिल्लाई, क्या तुम सच में बच्चों की लड़ाई के लिए पूरी ऑपरेशन को रिस्क में डाल दोगे? लेकिन ह्यांसू ने बिना रुके जवाब दिया, बच्चों को बचाना जरूरी है, मैं फाइट रोककर वापस आ जाऊंगा। उसने कहा कि वो बाकी स्टूडेंट्स पर नजर रखे और अगर कुछ भी सस्पिशियस हो तुरंत कांटेक्ट करे। ये कहकर वह बिजली की तरह वहां से निकल गया। रास्ते में उसने तुरंत पहचान लिया कि ट्रबल मेकर्स कौन है। पार्क इनविन को तो वो पहले से जानता था। उसके हिसाब से वो ऑफिशियली एक वॉकिंग हेडेक था। और तीसरी स्टूडेंट थी चॉइस शोयुन, 5 ग्रेट मैजिक हाउसेज में से एक की बेटी। उस लड़की को कुछ भी हो जाना अनएक्सेप्टेबल था, उसे ये सब रुकवाना ही था। उधर चॉइस शोयुन ने अपने आसपास एक मेज शील्ड खड़ा कर लिया था। वो खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे शॉन वू और पार्क इनविन का डेंजरस स्टैंड ऑफ बढ़ता गया, पार्क और भी ज्यादा पागल होता गया। वो चिल्लाया, सेमेस्टर के शुरू में जैसे क्लास क्लाउन थे वैसे ही रहना चाहिए था तुम्हें। मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई रैंडम नोबडी स्पेशल क्लास में आ जाए। और सबसे ज्यादा नफरत मुझे इस बात से है कि तुम मुझसे डरते भी नहीं हो। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसे परवाह ही नहीं थी कि कितना डैमेज हो रहा है। सियो यून पूरी जान लगाकर शील्ड मेंटेन कर रही थी। वह दोनों सीनियर्स को रोकना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑफेंस टाइप मेज थी, डिफेंस टाइप नहीं। उसकी माना तेजी से खत्म हो रही थी। बैरियर धीरे धीरे टूटने लगा। जल्दी ही सब मुश्किल में पड़ने वाले थे। शॉनवू ने उसे पीछे रहने को कहा, ये डेंजरस है। सियो यून ने आंखें खोली और हैरानी से देखा कि शॉनवू उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही स्पेशल ब्रेसलेट था जो हानसुंग फार्मा की डायरेक्टर ने उसे गिफ्ट किया था। उसने ब्रेसलेट एक्टिवेट किया और उसके साथ ही स्पेल शील्ड चौक उठा। अब जब पार्क इनविन इतनी दूर आ ही गया था तो शॉनवू ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो खुद इस प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। रिग्रेशन से पहले शॉनवू हमेशा चुप रहता था। पार्क इनविन कई कमजोर मेल स्टूडेंट्स को बुली करता था, लेकिन शॉनवू खुद को सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर मानता था। उसे लगता था कि दूसरे कैरेक्टर्स की लाइफ में इंटरफेयर करना उसका काम नहीं है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इसलिए उसने हमेशा सब कुछ बैकग्राउंड से देखा और इग्नोर किया। उसका मानना था कि प्लॉट को बदलना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब सब कुछ अलग था। पार्क इनविन बिल्कुल नहीं बदला था। वह अब भी कमजोर लोगों को दबाने में मजा लेता था और अब तो वह इतना अंधा हो चुका था कि एक निर्दोष लड़की को भी हर्ट करने को तैयार था। ये देखकर शॉन वू को समझ आ गया कि कुछ लोगों को बस इग्नोर करना गलत होता है। वो ब्लॉन्ड बुली असल में एक थ्रोअवे कैरेक्टर था। स्टोरी की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए आता था और प्लॉट में उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी। बस एक रैंडम स्कूल बुली जिसे ग्रेजुएशन के बाद सब भूल जाते। इसलिए शॉन वू ने सोचा कि कहानी पर एहसान ही होगा अगर वो इस कचरे को अभी से हैंडल कर दे। उसने ग्रेट नेचर्स हार्ट एक्टिवेट कर दिया, माना उसके हाथ में तेजी से जमा होने लगा। फिर उसने सीधा अटैक पार्क इनविन की तरफ फेंका। ब्लॉन्ड बुली एक पल के लिए रुक गया। अब उसे समझ आ गया था कि शॉन वू सच में उस पर अटैक करने वाला है। वह चिल्लाया, तुम एनहांसमेंट मैजिक यूज कर रहे हो। शॉन वू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, पसंद नहीं है तो आकर मुझे रोक लो या फिर मुझे सबक सिखा दो। लेकिन अब जब पार्क ने एक निर्दोष इंसान को भी इस बेकार झगड़े में घसीट लिया था, शॉन वू के पास उसके लिए कोई दया नहीं बची थी। अगले ही सेकंड शॉन वू ने उसका चेहरा पकड़ लिया और धड़ाम उसे सीधा जमीन में दे मारा। अब पता चल रहा था कि शॉन वू कितनी ताकत छुपाकर बैठा था। इतने दिनों से वह जानबूझकर लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था। आमतौर पे वह पार्क जैसे फालतू लोगों की बकवास इग्नोर करता, लेकिन आज बात अलग थी। अपनी ईगो के लिए किसी और को हर्ट करना ये वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब पार्क इनविन सच में डर गया था। शॉन वू ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था। उसके हाथ में मैना जमा था। बस एक इशारे पर अटैक निकल सकता था। शॉन वू ने पूछा, मुझे एक अच्छा रीजन दो क्यों मैं तुम जैसे कचरे को माफ करूं। और वजह बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बस फिर क्या था, पार्क इनविन की पूरी पर्सनालिटी लाइट स्पीड में बदल गई। जो आदमी कुछ मिनट पहले हीरो बन रहा था अब घुटनों पर गिरकर भीख मांग रहा था। प्लीज माफ कर दो, मैं दोबारा किसी से पंगा नहीं लूंगा। मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, बस इस बार छोड़ दो। सच कहें तो शॉन वू का उसे माफ करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन चॉइस यून ने याद दिलाया, सीनियर आप फालतू में माना वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर शॉन वू ने अटैक कैंसिल कर दिया। वैसे भी उसका असली इरादा उसे मारना नहीं था। उसने पार्क के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए बोला, यहाँ से जितना दूर भाग सकता है भाग जा, और अगर दोबारा मेरे सामने दिख गया तो मर जाएगा। बस ये वार्निंग ही पार्क के लिए काफी थी। उसकी सारी अकड़ एक सेकंड में निकल गई। अब वो कभी क्लास क्लाउन को परेशान नहीं करेगा। लेकिन भागने से पहले उसने हिचकिचाते हुए पूछा, एक बात, जो यहाँ हुआ क्या तुम इसे सीक्रेट रखोगे? शॉन वू को उस पर कोई एहसान करने का शौक नहीं था, लेकिन वह भी नहीं चाहता था कि पूरे स्कूल को उसकी असली स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। इसलिए उसने सिर्फ एक बात कही, निकल। पार्क इनविन हवा की तरह भाग गया। शॉन वू ने राहत की सांस ली और जमीन पर बैठ गया। एक बेकार सी लड़ाई अचानक उसके सिर पर आ पड़ी थी। काफी स्ट्रेसफुल था, लेकिन एक फायदा हुआ, उसने जिंदगी में पहली बार पार्क इनविन को रोते हुए देखा और ये काफी सैटिस्फाइंग था। उधर मॉनिटरिंग कर रही रेड हेड एजेंट ने तुरंत रिपोर्ट भेजी। उसकी दूसरी मैजिकल आई ने पार्क को भागते हुए देख लिया था। उसने जुंग ह्यानसू को कांटेक्ट करके बताया, पार्क इनविन ट्रेन ग्राउंड से बाहर की तरफ भाग रहा है। ये सुनते ही ह्यानसू ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसे लगा सिचुएशन कंट्रोल में है और यही तो शॉन वू चाहता था। उसने जानबूझकर पार्क को भगाया था ताकि टास्क फोर्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाए और असली प्लान आसानी से आगे बढ़ सके। ब्लॉन्ड बुली बस इतना खुश था कि वह किसी तरह बचकर निकल गया। वो भागते हुए गालियां दे रहा था, मैं मुश्किल से उस क्लाउन किम शॉन वू से बचकर निकला हूँ और अब पता नहीं कहां से कोई बूढ़ा मेरे पीछे पड़ गया है। बेचारा आज किसी से भी चैन नहीं पा रहा था। उसने अपनी बकवास हद से ज्यादा बढ़ा दी थी और अब स्पेशल टास्क फोर्स का एजेंट उसके पीछे लगा हुआ था। उधर शॉन वू ने चैन की सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसके हिसाब से इतना काफी था। अब सबका ध्यान उसकी तरफ से हट जाएगा और प्लॉट पर भी
कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तभी अचानक किसी ने उसकी गर्दन के पास वाली चोट को उंगली से छेड़ दिया। शॉन वू झटके से उछल पड़ा। चॉय सियो यून खुद को रोक नहीं पाई थी। उसे देखकर हंसी आ गई। आखिर वह इतना सीरियस और कूल लग रहा था। शॉन वू को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने ऐसी बात कह दी। सियो यून ने माना कि उसे अपने सीनियर दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आखिर जिस लड़के को वह लूजर समझती थी, उसने सेकेंड ईयर रैंक 5 पाक इनविन को हरा दिया था, और वह भी जब शॉन वू की ऑफिशियल रैंकिंग सिर्फ 72 थी। ये बात उसके लिए समझना मुश्किल था। शॉन वू तुरंत हंसा और बोला, अगर वह सच में मुझे मारने आया होता तो मैं कभी नहीं जीत पाता। मैं बस मोमेंटम का फायदा उठाकर उसे डरा पाया। जाहिर सी बात थी, ये पूरा झूठ था। फिर शॉन वू ने थोड़ा अफसोस जताया। उसने कहा, मुझे बुरा लग रहा है। तुम शायद ली सियो जिन के साथ टीम बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से तुम इस सब में फंस गई। लेकिन सियो यून मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ इस बात के लिए थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बचाया, बस। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। शॉन वू ने क्यूरियोसिटी से स्क्रीन देखी। सिस्टम ने फिर एक बुरी खबर दे दी। कैरेक्टर चॉय सियो यून इज नाउ इंटरेस्टेड इन यू। ये सच में प्रॉब्लम थी। सियो यून ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सेमेस्टर के शुरुआत में मैं आपके बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचती थी। मैंने आपको वह मॉप वाला स्टंट करते देखा था। मुझे लगा था कि आप बस अटेंशन चाहते हैं क्योंकि आपके पास टैलेंट नहीं है। लेकिन अब सब बदल गया था। हयान की ट्रेनिंग, मिड टर्म परफॉर्मेंस और आज रात की फाइट, ये सब देखकर उसकी इमेज पूरी तरह बदल चुकी थी। शॉन वू ने हंसी रोककर पूछा, तो अब मैं कैसा लगता हूँ? सियो यून ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, इंटरेस्टिंग, बिल्कुल एक क्लाउन की तरह। शॉन वू के चेहरे पर थोड़ी निराशा आ गई। लगता था क्लाउन वाली इमेज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद सियो यून खड़ी हो गई। चलो, बाकी टीम्स हमसे काफी आगे निकल चुकी हैं, हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाने होंगे। शॉन वू ने थककर पूछा, थोड़ी देर और नहीं बैठ सकते? सियो यून हंस पड़ी। मुझे कुछ ढूंढना है और प्रूव करना है, ताकि आपको पाक इनविन जैसे लोग डिसरिस्पेक्ट न कर सकें। वह खुशी खुशी आगे चल पड़ी। लेकिन अगले ही पल झाड़ियों के अंदर से अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आया, बिल्कुल बिना वार्न के। एक विशाल सांप जैसा बीस्ट। सियो यून सीधा उसके सामने आ गई। लड़की डर के मारे चीख उठी। मॉन्स्टर ने भी जोर से हिस किया। ट्रेनिंग मॉन्स्टर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। शॉन वू तुरंत उछलकर खड़ा हुआ। उसने हाथ में माना जमा करना शुरू कर दिया। वह सियो यून को बचाने के लिए अटैक लॉन्च करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक चमकदार रोशनी हवा को चीरती हुई आई और उस विशाल सांप पर सीधा वार कर दिया। वह चमकदार अटैक लाइट एट्रीब्यूट मैजिक था। चॉय सियो यून का चेहरा खुशी से चमक उठा। शॉन वू भी मुस्कुरा दिया। जिस इंसान का वह इंतजार कर रहा था, वह बिल्कुल सही वक्त पर आ गया था। सीनियर ली सियो जिन उनकी जान बचाने के लिए सीन पर पहुंच चुका था। सियो जिन ने चिंता भरी आवाज में पूछा, सब ठीक हो? वह अकेला ही ट्रेनिंग ग्राउंड में घूम रहा था। जहां भी कोई स्टूडेंट मुश्किल में दिखता, उसकी मदद कर देता, लेकिन अब तक उसे कोई खास डेंजरस मॉन्स्टर नजर नहीं आया था, और ये बात उसके लिए बहुत राहत वाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं ही ज्यादा टेंस हो गया था। सब लोग बोल रहे थे कि ये डेंजर जोन है। सियो जिन वाकई दिल का बहुत साफ था, लेकिन चॉय सियो यून का ध्यान कहीं और ही था। मौका मिलते ही उसने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर सियो जिन उसके फैमिली के स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे तो उसकी वैल्यू और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ जाएंगे। सच में लड़की की शेमलेस बिजनेस इंस्टिंक्ट का जवाब नहीं था। सियो जिन हंस पड़ा। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। शॉन वू अंदर ही अंदर खुश था। लोकेशन परफेक्ट थी, लोग परफेक्ट थे, और सर्कमस्टेंसेस भी परफेक्ट थे। काफी दिनों बाद उसके सामने इतना आइडियल सेटअप आया था। उसकी पूरी प्लानिंग इसी मोमेंट के लिए थी। बस एक चीज जरूरी थी, ली सियो जिन और चॉय सियो यून को उस हिडन डंजन तक पहुंचाना। अगर वह हो गया तो सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी की तरह चलेगा। शुरुआत से ही शॉन ने जो रूट चूज किया था, वह केयरफुली कैलकुलेट किया गया था। उसने जानबूझकर सियो यून को ऐसे रास्ते से ले गया जो सेफ भी था और सियो जिन के रूट से नेचुरली ओवरलैप भी करता था। उसका काम सिर्फ उन्हें गाइड करना था, और अब तक मिशन परफेक्टली चल रहा था। तभी शॉन वू ने अचानक ड्रामेटिक अंदाज में उंगली से इशारा किया। अरे उधर देखो। सबने उस तरफ देखा, और वहां था एक केव जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, और जिस जगह को देखकर किसी भी समझदार इंसान को तुरंत वापस मुड़ जाना चाहिए था। सियो जिन हैरान हो गया, ये रोशनी क्या है? केव के अंदर से आ रही है। शॉन वू ने मासूम सी स्माइल दी। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, चलो जाकर देखते हैं। और फिर तीनों बेवकूफ सीधे उस केव के अंदर घुस गए। ये असल में स्पेशल टास्क फोर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड का डंजन था। आजकल मोस्टली इनएक्टिव रहता था। अंदर जाकर सियो जिन और सियो यून ने आसपास देखा। फिर उन्हें समझ आया, ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं था, ये था हिडन स्टेज। एक डंजन के अंदर छुपा हुआ दूसरा डंजन। ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन था। ऐसे हिडन स्टेजेस नॉर्मल डंजन से कई गुना ज्यादा डेंजरस होते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें क्लियर कर ले तो रिवॉर्ड्स भी उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल मिलते थे। और यही शॉन वू का असली टारगेट था। टावर ऑफ प्रूफ में जो हिडन रूम मिला था, वह भी इसी कैटेगरी का हिडन स्टेज था। ऐसे स्टेजेस आमतौर पर उन डंजन्स में पैदा होते थे जो डीएक्टिवेट या हेविली मॉडिफाइड किए गए हों। ओरिजिनल स्टोरी में ली सियो जिन और चॉय सियो यून मिलकर इस हिडन स्टेज के बॉस को डिफीट करते हैं, और ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इस इवेंट के बाद ली सियो जिन को एक एस रैंक वेपन मिलता है। उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू लेती है। मीडिया उसे कोरियन जीनियस कहना शुरू कर देती है, और हिडन स्टेज क्लियर करने के बाद उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जाती है। लेकिन शॉन वू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेपन नहीं थी। असल इंपॉर्टेंस कुछ और थी। ये वही टर्निंग पॉइंट था जहां चॉय सियो यून मेंटली ग्रो करती है और धीरे धीरे
लिए ली सियोजिन की ट्रस्टेड एलाई बन जाती है। स्टोरी के फ्यूचर के लिए ये इवेंट बहुत जरूरी था, और क्योंकि शॉन वू जानता था कि ये दोनों मिलकर आसानी से डंजन क्लियर कर लेंगे, उसने पहले ही सारी जरूरी तैयारियां कर रखी थी। बॉय सच में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा था और उसने सजेस्ट किया कि वे लोग हिडन डंजन चैलेंज करें, लेकिन सियोजिन ने तुरंत न कर दिया। हिडन स्टेज में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए पहले स्पेशल टास्क फोर्स को रिपोर्ट करना जरूरी था। आइडियल स्टूडेंट होने के नाते उसने तुरंत फोन निकाल लिया रिपोर्ट करने के लिए। कभी कभी ये दिल का बहुत अच्छा हीरो रूल्स फॉलो करने में इतना सीरियस हो जाता था कि प्रॉब्लम हो जाती थी। किम वू ने तुरंत उसका फोन छीनने की कोशिश की, क्योंकि अगर रिपोर्ट हो गई तो पूरा ओरिजिनल प्लॉट खराब हो जाता। जब दोनों अपनी ही खींचतान में लगे हुए थे, तब चॉय सियो यून पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। पानी के रिफ्लेक्शन में एक अजीब मॉन्स्टर नजर आ रहा था। जैसे ही उसने पानी को उंगली से छुआ, पूरे डंजन में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। सियो जिन शॉक हो गया और किम वू के होश उड़ गए। ये ओरिजिनल स्टोरी में होना ही नहीं था। अचानक एक बी रैंक गोस्ट विच सामने आ गई। वो जोर से हंसी और सीधा चॉय सियो यून को पकड़कर उसकी गर्दन से उठा लिया। सियो जिन चिल्लाया, होश में आओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विच उसे अपने साथ ले जाने वाली थी। किम वू अंदर ही अंदर परेशान था। वो इतनी मेहनत करता था स्टोरी को ओरिजिनल ट्रैक पर रखने के लिए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बदल ही जाता था। तभी डंजन के अंदर से एक जबरदस्त धमाका हुआ, गेट खूनने लगा और गोस्ट विच चॉय सियो यून को लेकर अंदर गायब हो गई। सियो जिन हैरान रह गया। चॉय सियो यून अब किडनैप हो चुकी थी। किम वू ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो ओरिजिनल स्टोरी को बचाना चाहता है तो उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वह सीधा डंजन के गेट की तरफ चला और सियो जिन से बोला, चलो हमें चॉय सियो यून को बचाना होगा। सियो जिन ने हैरानी से पूछा कि क्या उन्हें टास्क फोर्स का वेट नहीं करना चाहिए। किम वू ने मना कर दिया। उसे पहले ही पता था कि गोस्ट विच माना एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर वे लोग देर कर देते तो चॉय सियो यून की सारी माना खींच ली जाती और फिर उसे बचाना नामुमकिन हो जाता। उसने सियो जिन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अभी एक्शन लेना जरूरी है। अगर वे सच में अपनी जूनियर को बचाना चाहते हैं तो इसी वक्त डंजन के अंदर जाना होगा। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से सियो जिन ने अपने वेपन को और मजबूती से पकड़ लिया। वो अपनी क्लासमेट को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। दोनों ने तुरंत डिसीजन लिया और चॉय सियो यून को बचाने के लिए पोर्टल के अंदर दौड़ पड़े। उधर स्पेशल टास्क फोर्स का एजेंट आखिरकार उस ब्लॉन्ड बुली पार्क इनविन तक पहुंच गया। बेचारा लगातार कंप्लेन कर रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसके पीछे इतना पड़ा गया है। एजेंट को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधा पूछ लिया कि वह किसके साथ मिला हुआ है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पार्क इनविन तो बस एक बुली था, लेकिन एजेंट को लग रहा था कि वह किसी बड़े राज को छुपा रहा है। जब एजेंट ने पूछा कि वह अचानक भाग क्यों रहा था, तब पार्क इनविन को अपनी बेइज्जती याद आ गई। रोते उसने कहा कि वह वजह वो किसी को नहीं बता सकता। बस फिर क्या था, एजेंट और भी कन्विंस हो गया कि लड़का मेंस के साथ मिला हुआ है। उसने सीधा अनाउंस कर दिया कि मैजिक एकेडमी के सेकंड ईयर रैंक 5 पार्क इनविन को मेंस के साथ साजिश करने के शक में अरेस्ट किया जा रहा है। पार्क इनविन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे गलत आदमी क्यों समझ रहे हैं। एजेंट ने तुरंत अपनी पार्टनर बेक लीजन को कांटेक्ट किया और बताया कि उसने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है और बैकअप चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। बेक एजेंट घबराकर बताती है कि 3 स्टूडेंट्स उस ट्रेनिंग डंजन के अंदर चले गए हैं जिसे टास्क फोर्स ने मॉडिफाई किया था। पहले तो उसे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डंजन डीएक्टिवेट हो चुका था और बस एक केव जैसा रह गया था। लेकिन अभी अभी कंफर्म हुआ था कि उस डंजन के अंदर एक हिडन स्टेज एक्टिवेट हो गई है। ये सुनते ही एजेंट के होश उड़ गए। इसी बीच किम वू और सियो जिन पोर्टल के अंदर एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच चुके थे। अंदर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पूरा एरिया एक आइस वंडरलैंड लग रहा था। किम वू ने तुरंत समझ लिया कि गोस्ट विच ने चॉय सियो यून की आइस एट्रीब्यूट माना अब्सॉर्ब करके पूरे एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा आइस बेस्ड बना दिया है। अब स्टोरी में 2 आइस यूजर्स थी। सियो जिन बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। दोनों ही इस मौसम के हिसाब से तैयार नहीं थे। हीरो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हेरोइक काम करना भी काफी मिजरेबल था। उसे लगने लगा कि अगर ऐसे ही रहा तो वो ठंड से ही गिर जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल आते ही किम्बू ने एक बड़ा सा गर्म वुलन कोट उसके कंधों पर डाल दिया। सियो जिन हैरान रह गया। किम्बू बस मुस्कुराकर बोला, कोट पहन लो, इसमें इंसुलेशन है और हिडन स्टेज के अंदर की ठंड को हैंडल करने में मदद मिलेगी। असल में किम्बू पहले से तैयार था। उसने अपनी नई सबस्पेस पॉकेट में 2 बड़े विंटर कोट्स रख रखे थे, क्योंकि उसे अंदाजा था कि हिडन स्टेज के अंदर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिल सकता है। हीरो को फिर से याद आ गया कि किम्बू कितना अजीब इंसान है। हर बार लगता था कि वह सब कुछ पहले से जानता हो। किम्बू ने सिर्फ कोट्स ही नहीं बल्कि ठंड से बचने वाला काफी सारा गियर भी खरीद रखा था। वार्म फ्लीस कोट कोल्ड रेजिस्टेंस को 20% बढ़ाता था और वार्म ग्लव्स एक्स्ट्रा 5% रेजिस्टेंस देते थे। सियो जिन ये देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि किम्बू एक सबस्पेस पॉकेट अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी कीमत 100 मिलियन वॉन से भी ज्यादा थी। किम्बू ने बस कैजुअली झूठ जैसा सच बोल दिया कि उसने कुछ स्टॉक्स खरीदे थे और बाद में प्रॉफिट पर बेच दिए। उसके पास एक और कोट भी था जो चॉय सियो यून के लिए रखा हुआ था, लेकिन पहले उन्हें उसे ढूंढना था। थोड़ी दूर उन्हें एक लड़की हाथ हिलाती हुई नजर आई। सियो जिन ने राहत की सांस ली और बोला कि शुक्र है वो ठीक लग रही है। लेकिन किम्बू इतना आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं था। दूर से आवाज आई, जल्दी आकर मुझे बचाओ और यहाँ से निकालो। सियो जिन एग्जिट ढूंढने के बारे में सोच ही रहा था कि किम्बू ने बिना वार्निंग दिए सीधा उस चॉय सियो यून पर अटैक कर दिया। सियो जिन शॉक हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि किम्बू ने अचानक अपनी जूनियर पर हमला क्यों कर दिया। लेकिन अगले ही पल सब क्लियर हो गया। लड़की जोर जोर से हंसने लगी। गोस्ट विच की खतरनाक हंसी गूंज उठी। असल में चॉय सियो यून पर गोस्ट
गोस्ट विच का कब्जा था। विच उसके बॉडी को पोजेशन के लिए यूज कर रही थी। विच ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इंसान होते हुए भी किमवू के सेंसेस काफी तेज है। अब जब उसने एक खूबसूरत और पावरफुल बॉडी हासिल कर ली थी तो वह सबकी जिंदगी मुश्किल बनाने वाली थी। तभी किमवू को फिर से जबरदस्त किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। इसी इंस्टिंक्ट की वजह से उसने पहले ही समझ लिया था कि सामने खड़ी लड़की असल में चॉय सियो यून नहीं है। गोस्ट विच हंसकर बोली कि चॉय सियो यून की ठंडी और शुद्ध आइस माना उसके लिए एक लाजवाब दावत जैसी है। वह क्रीपी तरीके से बात कर रही थी और कह रही थी कि लड़की की पूरी माना अब्सॉर्ब करने के बाद वह दोनों लड़कों को भी खा जाएगी। फिर उसने तुरंत एक पावरफुल अटैक उनकी तरफ छोड़ दिया। जैसा हमेशा होता था, सियोजिन सबसे आगे बढ़ा। उसने अपनी लाइट एट्रीब्यूट स्वॉर्ड निकाली और सीधा गोस्ट विच पर चार्ज कर दिया। किमवू को यह देखकर सुकून मिला। गोस्ट विच एक अनडेड मॉन्स्टर थी और अनडेड मॉन्स्टर्स थी और अनडेड मॉन्स्टर्स आमतौर पर लाइट एट्रीब्यूट के खिलाफ कमजोर होते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वे लोग गोस्ट विच को मारना भी चाहते थे और चॉय सियो यून को बचाना भी। दोनों काम एक साथ करना आसान नहीं था। अगर विच को सीधा मार दिया गया तो चॉय सियो यून भी नुकसान उठा सकती थी, इसलिए पहले पोजीशन तोड़ना जरूरी था। जब सियो जिन फ्रंट लाइन संभाल रहा था तब किमवू सपोर्ट रोल में था। विच के हर अटैक को वो अपनी मैजिक से रोक रहा था ताकि सियो जिन पर प्रेशर कम रहे। इसी बीच चॉय सियो यून की असली ताकत भी सामने आई। वह फर्स्ट ईयर रैंक एक स्टूडेंट थी और उसकी मेन स्पेशलिटी मैनिफेस्टेशन मैजिक थी। उसने हवा में से बड़े बड़े आइस फ्रैगमेंट्स बनाकर दोनों पर बरसा दिए और फिर उसकी सेकंड स्पेशलिटी भी रिवील हो गई, एनहांसमेंट मैजिक। वह इतनी स्पीड से मूव हुई कि सीधा सियोजिन को इग्नोर करके किमवू की तरफ दौड़ पड़ी। गोस्ट विच ने शायद सोचा था कि किमवू कमजोर टारगेट है और उसे आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने वाली है।